कयामत में आपका स्वागत है। अंधकार युग, जहां आप एक गुस्से में गोरिल्ला के रूप में भूमिका निभाते हैं, लेकिन 100 पुरुषों से लड़ने के बजाय आप नरक और मध्ययुगीन पृथ्वी के माध्यम से राक्षसों के पूरे आर्मेडा से लड़ते हैं। ये अब डूम रीबूट की तीसरी प्रविष्टि है, और एक बार फिर से ये पूरी तरह से स्क्रिप्ट को फ्लिप करने में कामयाब रहा है कि खेल कैसे खेला जाता है। 2016 में वापस चीजें मूल बातों पर वापस चली गईं, जहां आपने अपना अधिकांश समय सुपर शॉटगन को स्पैम करने और चलाने में बिताया। राक्षसों के साथ हल्कों में फिर डूम इटर्नल आया, और देव ने कहा कि अब आप गंभीर रूप से एडरल के आदी हो गए हैं और उस इंटेंसिटी मीटर को 11 तक क्रैंक कर सकते हैं। दोनों खेलों को देखने का सबसे अच्छा तरीका 2016 है, जो रफ ड्राफ्ट और डूम इटर्नल को इड सॉफ्टवेयर की पूरी तरह से महसूस की गई दृष्टि के रूप में है। डूम इटर्नल को कॉल नहीं करना वास्तव में कठिन है, जो सबसे महान निशानेबाजों में से एक है जिसने कभी मेरे चिकना गेमर हाथों की कृपा की है। मुझे बारूद प्रबंधन बहुत पसंद था, उच्च ऑक्टेन कार्रवाई और उन गॉडडैम सुंदर हथियार स्वैप बस शाब्दिक पूर्ण था। ये वास्तव में किसी भी खेल में मेरे द्वारा किए गए सबसे महान गेमिंग अनुभवों में से एक था, और ये एक सही समय पर आया जब दुनिया भर में फैलने वाली एक निश्चित घातक बीमारी के लिए बंद होने लगी थी। फिर भी जितना मैं इटर्नल कॉम्बैट लूप का प्रशंसक था, कुछ इसकी गति के कारण सहमत नहीं थे और गेमप्ले लूप में बंद थे। उसने उस आलोचना को देखा और रसोई में वापस जाने का फैसला किया और साबित किया कि वे प्रत्येक प्रशंसक आधार को संतुष्ट कर सकते हैं। पहले हमने 2016 और अनंत के साथ दौड़ और शूट किया था, हमारे पास प्रतिष्ठित कूद और शूट था, और अब हम अपनी जगह पर खड़े हैं और शूटिंग कर रहे हैं। अंधकार युग उस टैंक के बारे में होने के बारे में है जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अभी के लिए आइए चलते हैं और जितना संभव हो सके उतने राक्षसों को चीरने और फाड़ने की यात्रा शुरू करते हैं। क्या फक इन लोगों में से बहुत सारे हैं। कयामत में अंत में वापस आ गई है, और ये पहले से कहीं अधिक धातु है। ये इड सॉफ्टवेयर एक बार फिर से पूरी तरह से खुद को पूरी तरह से ऊपर रखने में कामयाब रहा है, जो उन्होंने डूम के इस अध्याय के लिए बनाया है। पागल गेमप्ले परिवर्तन जो पूरी तरह से बदल देता है कि आप डूम कैसे खेलते हैं, चेक। तीव्र लड़ाइयों के साथ अद्भुत अरीनाज, चेक। और एक कहानी जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाएगा क्योंकि ये एक कयामत का खेल है, चेक। वे पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक साइफाई दुनिया से राक्षसों से भरे मध्ययुगीन हेल्सकेप में चले गए। अब अंधकार युग के साथ आने वाले सबसे बड़े परिवर्तनों में से एक स्लेयर्स की ढाल है। ढाल बस कमाल है। ये चीज न केवल ब्लॉक कर सकती है, बल्कि ये लघु परमाणु की तरह बॉम्ब राक्षसों को भी गोता लगा सकती है। ढाल अनिवार्य रूप से डूम स्लेयर की सभी गतिशीलता के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि आईडी ने महसूस किया कि डूम स्लेयर को 1 या 2 प्रविष्टि के लिए एडरल बंद कर देना चाहिए। आप निश्चित रूप से अंधकार युग में बहुत धीमे हैं, खासकर खेल की टैगलाइन स्टैंड और शूट होने के साथ। खेल अपने आप को स्थिति में लाने और जितना संभव हो सके उतना नुकसान पहुंचाने के बारे में है, लेकिन मुझे नाइटमेयर कठिनाई पर खेल खेलने के कारण पूरे स्टैंड एंड शूट के साथ प्रतिध्वनित होने में कठिनाई हुई। फक, मुझे नहीं पता था कि ये एक चिपचिपा ग्रेनेड था। मैं फक मैक फक भाई फक कुत्ता फक क्षेत्र। मैं कहाँ हूँ, कहाँ फक अभी हुआ है। मैं अरीना में इतना खो गया था। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव, ढाल के साथ नया पैरी मैकेनिक होना चाहिए, और मुझे स्वीकार करना पड़ा, मैं खुद को एक ठोस पैरी मैकेनिक से प्यार करता हूं। ये ईमानदारी से इतना सही लगता है, खासकर जब से आप काफी अधिक राक्षसों का सामना कर रहे हैं जो अब आपके रास्ते की ओर विशाल एओई हमलों को गोली चलाते हैं। और अब जबकि आपके पास डैश या डबल जंप नहीं है, ये जस्ट खिलाड़ी को सभी अराजकता के लिए किसी प्रकार का काउंटर रखने की अनुमति देने का समझ में आता है। ढाल आंतरिक आभा के साथ भी आती है, जो आपको खिलाड़ी को प्रत्येक सफल पैरी के बाद सीधे बफ होने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, आइए रॉकेट लॉन्चर पर एक नजर डालें। हथियार में कुछ उन्नति के बाद आप एक सफल पैरी के बाद रॉकेट से निकट प्रभाव पर सीधे ठीक करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ये सिर्फ रॉकेट लॉन्चर ही नहीं है, काफी कुछ हथियार हैं जो ढाल के साथ अच्छी तरह से तालमेल बैठाते हैं, जैसे बॉल गॉबलर हथियार जो पैरी के बाद भी हमले को संचालित करता है। जब ढाल और हथियारों की बात आती है तो एक निश्चित स्तर की सामंजस्यता है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक संतुलन हासिल करने में सक्षम रहा जहां एक दूसरे से आगे नहीं निकलता है। फिर भी ये सब नहीं है। जब आप खेल में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो आप ढाल के लिए व्यक्तिगत उन्नति को अनलॉक करना शुरू कर देते हैं। कुछ क्रियाएं आपको एक छोटे टरट के साथ पुरस्कृत कर सकती हैं, जो आपके आसपास की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। यहां तक कि अगर आपको पैरी थोड़ी बहुत अधिक क्षमाशील लगती है, तो डेवलपर्स को एहसास होता है कि अगर उन्होंने खेल को बहुत आसान बना दिया तो आपके पास कठिनाई को समायोजित करने के लिए समायोजित स्लाइडर्स हैं। इसलिए मैंने उस स्लाइडर को जितना संभव हो सके उतना कम करना सुनिश्चित किया, ताकि उस अल्टीमेट डूम एक्सपीरियंस को महसूस किया जा सके।
जब आप उस फ्लो की स्थिति में प्रवेश करना शुरू करते हैं तो कुछ इतना संतोषजनक होता है और आप पैरी को आगे पीछे मार रहे होते हैं, ये वास्तव में सही जगह पर हिट करता है। अब ढाल के साथ डूमजी आदमी बस इस बिंदु पर कप्तान अमेरिका की तरह लगता है और आप मेरा दिमाग नहीं बदल सकते, खासकर ये देखते हुए कि डूम गैम को स्टीव रॉजर्स की तरह दैवीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए एक अवन में भर दिया गया था। हालांकि ढाल अब तक शो चुराने वाला है, खेल में काफी अच्छी मात्रा में हथियार है। बॉल क्रशर हथियार को छोड़कर लगभग हर हथियार अपने खुद के एक प्रत्येक वर्जन के साथ आता है। मुझे यकीन नहीं है कि इससे कुछ क्यों नहीं मिला। हथियार काफी मांसल हैं और स्लेयर्स के हाथों में बहुत शक्तिशाली महसूस होते हैं। मुझे हथियारों की रचनात्मकता भी बहुत पसंद है। एक हथियार का उपयोग करते हुए स्लेयर्स के बारे में कुछ इतना मजेदार है जो राक्षस की खोपड़ी को कुचल देता है और छोटे शार्ट टुकड़े दुश्मनों की ओर चलाता है। लेकिन नई प्रणाली में चीजें निश्चित रूप से सही नहीं है। खेल के भीतर बहुत सारे हथियार हैं और कम हथियार स्वैप गति के साथ, इसका मतलब यह होगा कि अधिकांश खिलाड़ी अपने शस्त्रागार के भीतर सब कुछ का उपयोग नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इसका लक्ष्य खिलाड़ियों के लिए हथियारों का अपना व्यक्तिगत रोटेशन खोजना और युद्ध में अपने लिए एक प्रवाह बनाना था। मुझे लगता है कि खेल को स्वैप गति में थोड़ी वृद्धि और शायद खिलाड़ी को कुछ ढाल एनिमेशन होने पर हथियार बदलने की अनुमति देने के साथ लाभ होगा। ये खेल के भीतर युद्ध के प्रवाह और हथियारों के उपयोग को बहुत बढ़ा देगा। कुल मिलाकर अधिकांश खिलाड़ी इसे पता लगा लेंगे और अपनी पसंद की खेल शैली से चिपक जाएंगे, और मुझे लगता है कि यह वास्तव में अंधकार युग का पूरा मतलब है। आप अपने डेमन किलर्स हैं। पिछले डूम की एक बड़ी शिकायत मेनले कम्बैट में शक्ति की कमी थी। अंधकार युग के भीतर मेनले कम्बैट अब डूम स्लेयर का एक पूर्ण कोर मैकेनिक है। डूम स्लेयर अब कई नकल सैंडविच को कॉम्बो करने और स्पार्टा किक का फिनिशर देने में सक्षम है। मेनले कम्बैट खिलाड़ी के लिए बारूद, अवच और स्वास्थ्य प्राप्त करने के तरीके के रूप में भी कार्य करता है। गॉन्टलेट अपनी गुद, बारूद, अवच और स्वास्थ्य प्राप्त करने के रूप में भी कार्य करती है। गॉन्टलेट अधिक शक्ति और बहुत धीमी गति के साथ आते हैं। कृपया मुझे खेल के भीतर सभी स्लोमो बंद करने दें। जैसे जैसे आप पूरे खेल में आगे बढ़ते हैं, आपको 2 और मेनले हथियार मिलेंगे जिनमें प्रत्येक की अपनी अजीबोगरीब और खेल शैली है। मेनले कम्बैट कुल मिलाकर ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे इसके बारे में पसंद नहीं है। मुझे यकीन नहीं है कि यह इस वजह से है कि पंचेस कितने बाउंसी फील होते हैं, या फिर यह स्लोमो है जो एक्सपीरियंस को कुल मिलाकर बेकार बना देता है। नए मेनले कम्बैट के साथ एक नकारात्मक पहलू ग्लोरी को हटाने के साथ आया। वे पूरी तरह से गए नहीं हैं, लेकिन वे पहले की तुलना में काफी कम हो गए हैं, और अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे लगता है कि उन्हें हटाना एक गलती थी। ग्लोरी किल्स ऐसी कुछ चीज है जिसके लिए रीबूट घड़ी के लिए जानी जाती है। मौत का सुंदर ओवर द टॉप विनाश जो डूम स्लेयर देता है। अंधकार युग में वे सिस्टम को निष्पादन के साथ बदल देते हैं और वे ज्यादातर उबाऊ हैं। नई सिस्टम कम से कम यह सुनिश्चित करती है कि आप वास्तव में किसी भी निष्पादन को चूक नहीं सकते हैं। यह पिछली एंट्रीज में हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह उतना बड़ा मसला था जितना इसे बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़ा नकारात्मक पहलू निष्पादन प्रणाली के साथ आया, और यह था कि पुनरावृत्ति होती है। आप एक ही एनिमेशन को बार बार देखने लगते हैं और यह काफी उबाऊ लगने लगता है। काश इसमें और विविधता होती। ग्लोरी किल्स को गोट बोलिए आपको कभी भुलाया नहीं जाएगा। ये इट सॉफ्टवेयर हमेशा से एक राजा रहा है जब यह सर्टिफाइड बैंगर गेम प्ले लूप की बात आती है, लेकिन अंधकार युग के लिए उन्होंने वास्तव में इसे पार्क से बाहर खटखटा दिया जब यह खेल दृश्यों और आर्ट स्टाइल की बात आती है। और खेल को मध्ययुगीन फैंटेसी में बदलना इस प्रकार के मताधिकार के लिए इतना सही लगता है। यह स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह लगता है। खेल का पैमाना बस पागल है, लेकिन जो इससे भी ज्यादा पागल है वो है प्रत्येक मिशन में होने वाली विभिन्नता। सैन्य ठिकानों से लेकर नर्क के द्वार तक, लिटरल कथुल्हू के घर तक, दुनिया बस इतनी जीवंत महसूस होती है जैसे कि आप इस छोटे से ग्रह पर एक जनरेशनल युद्ध के माध्यम से रह रहे थे। ऐसा लगता है कि प्रत्येक स्तर की पृष्ठभूमि में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। चारों ओर उड़ते हुए जहाज, टाइटन्स इससे जूझ रहे हैं। यहां तक कि जब आप एक मैक के रूप में खेलते हैं तो आपका मात्र आकार हर जगह जाने के बाद इमारतों को नष्ट कर रहा है। अधिकांश राक्षसों को अंधकार युग के सौंदर्य में अधिक फिट करने के लिए फिर से डिजाइन किया गया है। इस साइबर डेमन के पास भी अब पंख हैं। अधिकांश डिजाइन बहुत अच्छे हैं और इतने मेटल लगते हैं कि आप खुद को सभी किनारों से काट सकते हैं। राक्षस डिजाइन 2016 में रीबूट के बाद से हमारे पास अब तक का सबसे अच्छा है। लुक्स ही सब कुछ नहीं बदले हैं। कई स्तर अब आकार और लंबाई में भिन्न होते हैं। कुछ स्तर क्लासिक डूम की महसूस करने की अनुरूप होते हैं, जबकि कुछ स्तर राक्षसों और मिनी बासों से भरे विशाल स्क्रॉलिंग बैटलफील्ड की तरह लगते हैं। कुल मिलाकर स्तर काफी फ्लैट हैं और पिछले प्रविष्टियों के समान ऊर्ध्वता का स्तर नहीं है। ये समझ में आता है क्योंकि डूम स्लेयर के पास पहले की तरह गतिशीलता नहीं है। राक्षसों को युद्ध के मैदान में शतरंज के टुकड़ों की तरह रखा जाता है, जैसे कि वे गोलियां और हमले करते हैं। अरीनाज बस मजेदार हैं और उन्हें ताज़ा रखने के लिए पर्याप्त अंतर हैं।
मैंने पाया कि मिनी बॉस अरीनाज एक तरह से चूसते हैं। आमतौर पर आप उन्हें तब तक नहीं छू सकते हैं जब तक आप पर्याप्त रूप से दुश्मनों को नष्ट नहीं कर देते, और फिर आप अंततः मिनी बॉस पर हमला कर सकते हैं। यह भयानक नहीं है, लेकिन अपना अधिकांश समय उस मिनी बॉस से बचने में बिताएं जब तक कि आप उसे मार ना सके। और एक बार जब इसे हरा देते हैं तो एनिमेशन का समान स्तर पाना बस बेकार है। एक चीज जो निश्चित रूप से बहुत बुरी है वो है स्तरों के भीतर रहस्य। ये वास्तव में छिपे नहीं है। नक्शा इंगित करता है कि हर एक रहस्य कहाँ छिपा है। निश्चित रूप से कभी कभी रहस्य एक पहेली या बाधा के पीछे छिपे होते हैं, लेकिन उन्हें रहस्य के रूप में मानना मुश्किल है। वे आपके नक्शे पर वही हैं। इस खेल में आधे रहस्य नहीं है, क्योंकि नक्शा आपको बताता है कि वे कहाँ हैं। मैं सोचता हूं कि अगर उन्होंने रहस्यों को कुछ और में बदल दिया तो मुझे लगता है कि लोगों को सिस्टम के साथ बहुत कम समस्या होगी। अतिरिक्त ये समझ में आता है कि उन्हें इन रहस्यों को खोजना इतना आसान क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि वे सीधे सोने और विभिन्न सामग्रियों के साथ खिलाड़ी की प्रगति से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है भविष्य के पैच में उन्होंने कुछ क्षमता में सिस्टम को फिर से काम किया। मैंने अभी तक मैक के बारे में ज्यादा बात नहीं की,